to the series Fundamental Unit of a Life. Today we are going to have lecture 4. While in lecture 3 we discussed about what is plasma membrane, its function, diffusion and osmosis. Let's have a small recap for it. What is plasma membrane? It is the outermost thin and delicate covering of a cell, and it is made up of a phospholipids. What are its function? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब कि ये कुछ ही चीज़ों की एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है. सेकेंड वॉज इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. थर्ड, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. फोर्थ, it provides protection against the microbe attack. The fifth point was कि it get modified according to the function it has to perform. For example, microvilli is an intestine जो like plain नहीं होता है. It's like a finger like projections होते हैं जिसकी वजह से surface area increase हो जाता है और food का absorption और अच्छे तरीके से हो पाता है. But वो भी एक plasma membrane ही है. So it get modified to perform the different function. ठीक है. Now let's talk about what is diffusion. So diffusion is the spontaneous movement of a substance. It can be solid, liquid or a gas from a higher concentration to a lower concentration. Example is the movement of CO2 and O2. Now what is osmosis? So osmosis is a movement of water molecule through a selectively permeable membrane. यहाँ पे भी water high concentration से low concentration की तरफ जाता है. अब इसमें अपन ने तीन पार्ट्स लर्न किए थे कि अगर मैं सेल को अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस में डालती हूँ तो मुझे अलग अलग तरीके से वाटर का मूवमेंट दिखेगा, मतलब कि ऑस्मोसिस दिखेगा. ठीक है. अब एक होता है मेरे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. अब मैं जो लर्न करने का तरीका बता रही हूँ ना, वैसे लर्न करना. हाइपरटोनिक मतलब कि जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन हो. हाइपरटोनिक सब याद रखो, एक्सोमोसिस, एक्सोऑस्मोसिस. हाइपरटोनिक एक्सोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक एंडोऑस्मोसिस. तो जब मैं एक्सोऑस्मोसिस कह रही हूँ तो एक्सो मतलब बाहर निकलना, मतलब वो ऑस्मोसिस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है सेल से. बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि बाहर पानी कम होगा तो सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है? सेल श्रिंक करता है. हाइपोटोनिक में क्या है? एंडोऑस्मोसिस है. एंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी जा रहा है. अब सेल के अंदर पानी जा रहा है तो इसका मतलब कि सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे सेल क्या करता है? स्वेल कर जाता है. और आइसोटोनिक में तो कोई अंतर आता ही नहीं है. तो अब हाइपरटोनिक से एक्सोऑस्मोसिस कैसे याद करोगे? हाइपर मतलब कि ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा कूद मत, ज्यादा मत बोल देना. तो एक्सो मतलब ज्यादा मत उगल देना, sort of like that. तो आप ऐसे रिलेट करके लर्न कर लो. ठीक है. Now, so let's start our lecture for today. So in today's lecture, we are going to cover about cell wall, nucleus and the cytoplasm. So what is cell wall? So cell wall is a tough, ये बहुत tough होता है, ये rigid provide करता है, protection provide करता है इसी की वजह से. So cell is a tough, non-living covering outside the plasma membrane. अब मैंने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, बट दिस इज इन द केस ऑफ एनिमल सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिससे मैं बोलती हूँ सेल वॉल, लेकिन ये प्लांट सेल्स में ही होती है. ठीक है. सो सेल वॉल इज अ टफ नॉन लिविंग कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है और इसकी जो खास बात है वो ये है कि फ्रीली परमिएबल है. जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसी सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है. फ्रीली परमिएबल मतलब कि ये हर एक चीज को ही अलाउ कर देगा अंदर जाने के लिए अप टू सर्टेन साइज. ऑब्वियसली साइज डिपेंडेंट तो हो गई. ठीक है. सो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ था? फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ था. ठीक है. तो पीपीसीसी. तो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है. So this were the three function. क्या क्या cell wall की definition में आएगा? It's a tough non-living covering. It is found only in plant cell and it is made up of a cellulose.
नाउ अब हम फंक्शंस की बात करें तो इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन, अब क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, ठीक है, तो जब हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस हो रहा होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो मतलब कि पानी अंदर जा रहा है, मतलब कि स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में जहाँ पे सेल स्वेल कर जाता है तो उसमें बर्स्टिंग कंडीशन आ जाती है, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बाहर एक सेल वॉल है जो कि टफ है, तो वो सेल वॉल भी अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा। समझ पा रहे हो? तो ये है। दूसरा फंक्शन है सेल का, वो क्या है कि सेल के अंदर ना छोटे 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 से होल होता है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, पिट्स। मैं क्या बोलती हूँ, उसे पिट्स बोलती हूँ। उसके वजह से क्या होता है ना, जो दो सेल है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। तुम तो ये कैसे मानो, एक तुम्हारा घर है, एक तुम्हारे दोस्त का घर है, बिल्कुल बगल बगल में, तो तुमने ना बीच में दीवार पे होल कर दिया, तो अब तुम दोनों इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली दो सेल्स, सेल वॉल के अंदर ना पिट्स होते हैं, होल होते हैं, जिसकी वजह से दो प्लांट सेल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। So it has narrow pore called pits through which fine chains of cytoplasm. Cytoplasm is nothing but a liquid of the cell, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इज नथिंग बट द फाइन स्ट्रेन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। वो सेल वॉल्स को क्रॉस कर पाता है और प्लांट सेल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगी। सो ये देखो, ये दो सेल है मेरे, एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक है। अब ये जो मेरा सेल वॉल था ना, इसमें एक छोटा सा होल आ गया, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जा पा रहा है, ठीक है। So this was all about the plasmodesmata. So plasmodesmata is this red colored thing, जिसको मैं क्या बोलूंगी, साइटोप्लाज्म के स्ट्रेन्स, जो एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल की तरफ जा पा रहे हैं। So that's all. These are the two function. पहला कि ये burst provide, मतलब without bursting hypotonic conditions को सह पाता है, ठीक है। और दूसरा कि इसके होल्स होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। Now what is plasmolysis? Plasmolysis is nothing but एक प्रोसेस का नाम है। किस प्रोसेस का नाम है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब कि एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस की मतलब सेल से पानी बाहर आ रहा है तो वो श्रिंक कर रहा है, तो प्लाज्मोलिसिस बस उस प्रोसेस का नाम है, दैट्स ऑल। सो इट्स द कॉन्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब इसकी भी एक पिक्चर देख लो। तो ये एक नॉर्मल सेल है, ये सेल वॉल है ब्राउन कलर की, और ये लाइट कैमल कलर का अपना साइटोप्लाज्म है। अब जब उसका प्लाज्मोलिसिस हुआ, मतलब वो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हुआ, तो पानी बाहर निकला, जिसकी वजह से ये जो है ये श्रिंक होने लग गया। तो देखो सेल वॉल तो वही की वही है, ये श्रिंक कर गया, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल वॉल से क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर हो जाता है। So this was all about the cell wall. Now let's talk about the nucleus. What is nucleus? So nucleus is known as the brain of the cell. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यूकैरियोटिक्स में होता है। सो इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर भी पोर्स होते हैं, जैसे सेल वॉल के अंदर के पोर्स को मैं बोलती हूँ पिट, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर के पोर्स को मैं बोलती हूँ न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड इनसाइड द सेल, nucleoplasm is the liquid inside the nucleus. So let's read this pura. So it's popularly called the brain of the cell. It is composed of a double layered covering called the nuclear membrane. So ये double layered होता है. It has numerous pores called the nuclear pore for the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm. It encloses a liquid ground substance called the nucleoplasm. That's the liquid of the nucleus. अब लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड मान लो, या फिर मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, और एक होता है क्रोमैटिन मटेरियल।
क्रोमैटिन मटेरियल, दो चीज होती है। सो न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट द फैक्ट्री ऑफ राइजोसोम। अभी के लिए बस आप यही याद रखो कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइजोसोम। व्हाट इज राइजोसोम, व्हाट आर इट्स फंक्शन, ये अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लाइक पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइजोसोम। व्हाट इज क्रोमैटिन, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें डीएनए या फिर कह लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारे थ्रेड ना कंडेंस करते हैं, मतलब कि पास आते हैं और क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। लेकिन ये क्रोमैटिन्स, बहुत सारे क्रोमैटिन्स का कंडेंस होना कब होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तो बहुत सारे क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिस क्रोमोसोम पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होता है, आरएनए, ठीक है, आरएनए, इसे याद रखो। अब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, या फिर मैं ये बोल दूं क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसके ये दो चीजों का बना होता है वापस से, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है, आरएनए से, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उससे सिंथेसिस होता है, उससे बनता है प्रोटीन, जो कि किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। और ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तो ये डीएनए के वजह से ही हम हमारे पेरेंट्स की जो क्या बोलो आइडेंटिटी है या फिर जो फीचर्स है वो हम इनहेरिट कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डीएनए। तो अब अपन इसे रीड कर लेते हैं। So chromosome contain information for the inheritance of features from parent to the next generation in the form of a DNA. ये DNA की फुल फॉर्म याद रखो, ये एग्जाम में आ सकती है, इट्स deoxyribonucleic acid. Chromosomes are visible as a rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Obviously, chromosome कब बनना स्टार्ट करते हैं, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, और क्योंकि बहुत सारे थ्रेड मिलके बनते हैं ना, तो वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब जब ये जो सेल है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इंडिविजुअल पार्ट्स को मैं क्या बोलती हूँ, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड, ठीक है। Chromosomes are composed of two component, again that's a DNA and a protein. प्रोटीन का सिंथेसिस होता है आरएनए से, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये डीएनए में ना क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जीन्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, आपने डीएनए वर्ड तो पढ़ा होगा, डीएनए टेस्ट होता है ना अपना, और जीन्स के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा। सो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो देखो ये पार्ट 2 में काफी चीज आपको लर्न करनी है। सो व्हाट्स माय सजेशन इज कि आप एक लेक्चर देखो, फिर आपके पास एनसीईआरटी है या ऑल इन वन है, उसको रीड करो और उतना लर्न करो। लाइक अपन डेली के सिर्फ एक पेज कर रहे हैं या 1.5 पेज कर रहे हैं, तो 6 दिन में चैप्टर हो भी जाएगा, विच इज प्रीटी गुड स्पीड, ओके। So yeah, that's all for the nucleus. अब न्यूक्लियस के फंक्शन पे आ जाते हैं, बहुत इजी है। तो क्योंकि इसके पास डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। सेकंड, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का, तो ये ऑब्वियसली केमिकल एक्टिविटीज को गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है। तीसरा, ये हेरिडिटरी ट्रेट्स का ट्रांसमिशन करता है। फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑलमोस्ट द सेम। फर्स्ट में लिखा है कि रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और थर्ड में लिखा है कि ये हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एक ये केमिकल एक्टिविटीज को गवर्न करता है, और दूसरा ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। तो सेकंड एंड फोर्थ एक साथ लर्न करो, केमिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ लर्न करो, रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, हेरिडिटरी ट्रेट्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। So that's all. Last topic is the cytoplasm. We covered the cell wall, we covered nucleus. Now let's go to the cytoplasm. Cytoplasm is nothing but cell के अंदर के liquid को बोलते हैं cytoplasm. Cyto means cell, plasma means liquid. तो जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस चीज का बना हुआ है, साइटोसोल का,
ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है। सिमिलरली सेल वॉल किसकी बनी हुई है? वी लर्न अबाउट अ सेल वॉल ना। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज एंड साइटोप्लाज्म किसका बना हुआ है? साइटोसोल। बहुत इजी है, लाइक रिसेंबल कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म साइटोसोल, सेल वॉल सेलुलोज। ठीक है, अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में सिर्फ दो पॉइंट है, एक तो ये लिक्विड है और एक ये साइटोसोल का बना हुआ है। अब इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो क्या है, क्योंकि ये लिक्विड है तो ये ऑब्वियसली जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और बाकी के जो फंक्शन है वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि समझने वाली कोई बात है नहीं। तो सेकंड चीज क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। जैसे अपने घर में होता है ना स्टोर हाउस, जहाँ पे अपन दाल चावल सब रखते हैं, पूरे महीने का राशन रखते हैं, ऐसी साइटोप्लाज्म भी एक स्टोर हाउस है जिसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन मॉलिक्यूल रखे जाते हैं। ठीक है, जो थर्ड फंक्शन है साइटोप्लाज्म का वो ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे की तरह एक्ट करता है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब कि जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इसके बीच में कहीं यूज होता है, तो उससे हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है, इसके थ्रू रिएक्शन हो रही है। तो ये साइटोप्लाज्म भी काम आता है। कब काम आता है? सच एज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज। सो ग्लाइकोलिसिस के बीच में हम इस साइटोप्लाज्म को भी यूज करते हैं। सो थ्री फंक्शन फॉर द साइटोप्लाज्म, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है और मेटाबॉलिक पाथवेज की तरह भी एक्ट करता है। अब दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि सेल में सपोज मैंने एक आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डाल दिए, तो ये येलोइश कलर में दिख जाएगा और सेल के अलग अलग पार्ट प्रोमिनेंट हो जाएंगे। मैं उन्हें और क्लियरली स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने सैफरन इन सोल्यूशन डाल दिया तो वो पर्पलिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, लाइट डार्क पर्पलिश डिपेंडिंग अपॉन दी सेलुलर ऑर्गेनेल्स रिएक्शन। एंड मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन डालूंगी तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। सो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल show differential coloration on staining due to their chemical composition। तो वो किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है उस सोल्यूशन से, वो डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं और उन्हें एग्जामिन करना, उन्हें पढ़ना और इजी हो जाता है। ठीक है, अब एक ये वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट्स ऑल्सो अ फ्लूइड इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। सो ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड ऑफ अ सेल। So that's all for today. Thank you.